दोस्तों, बादशाह के दरबार में 4 लोग आए और एक इंतहा संगीन और घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि एक औरत अपनी हवस पूरी करने के लिए कुत्ते के साथ बदचलन करती है। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और फौरन उस औरत को दरबार में तलब किया। जब औरत दरबार में हाजिर हुई तो उसने उन इल्ज़ामात को सरासर झूठ करार देते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने 2 साल से किसी मर्द को अपनी इज्जत नहीं दिखाई। बादशाह ने शाही दाई को हुक्म दिया कि औरत का मायना करें ताकि हकीकत पता चल सके। शाही दाई संजीदा चेहरे के साथ औरत के मायने के लिए तैयार हुई। जैसे ही दाई ने औरत के जिस्म का जायजा लेना शुरू किया, औरत खौफजदा होकर चीख पड़ी और लरज हुई आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? दाई ने औरत को दबाव में लाने की कोशिश करते हुए कहा, यह जरूरी है ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। औरत ने नजरें झुकाकर इल्तजा की, अल्लाह की कसम, यह सब झूठ है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन दाई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मायना जारी रखा। कुछ देर बाद दाई ने औरत के जिस्म पर मौजूद चंद निशान देखे, जिन्हें गौर से देखने के बाद उसने कहा, बादशाह सलामत, यह औरत झूठ बोल रही है। इसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह किसी जानवर के साथ बदफैली का शिकार हुई है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत का मिलाजुला इजहार था। उन्होंने औरत को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, क्या यह इल्जामात सच है? तुमने हकीकत क्यों छुपाई? औरत लरज हुए बोली, बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोल रही। यह सब इल्जामात झूठे हैं। बादशाह ने गहरी सांस लिया और कहा, अगर यह झूठ है तो तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम्हारी आवाज लरज क्यों रही है? औरत ने अपने हाथों को रगड़ हुए कहा, मेरे जिस्म पर जो निशानात हैं वह हकीकत में। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरत से खामोश हो गए। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, सच बताओ, ये सब किसका काम है? औरत ने लर्जी आवाज में कहा, वह शख्स जो मुझे यहाँ लाए हैं। तभी यह सुनकर बादशाह के गुस्से में मजीद शिद्दत आ गई। उसने फौरन उन मर्दों को तलब किया जो इस औरत के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे और दरबार में पेश किया गया। वह एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। बादशाह की आंखों में गुस्सा था और वह एक तूफान की तरह नजर आ रहे थे। बादशाह ने एक एक मर्द की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या तुमने उस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया था? चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। आखिरकार एक मर्द ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें यह इल्जाम किसी और शख्स से मालूम हुआ था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़ हुए बोला, तो तुम लोग बगैर तहकीक के किसी और की बात पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? इन मर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बादशाह की तेज नजरों से यह अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वह सब सच बताने पर मजबूर होंगे। बादशाह ने गजब काक नजरों से उन चारों मर्दों को देखा और कहा, पहले आदमी के अलावा बाकी 3 लोग दरबार से बाहर चले जाएं। तुम्हें बाद में इत्तला दी जाएगी। तीनों मर्द खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से बाहर चले गए। बादशाह ने पहले मर्द की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा कहना है कि इस औरत के घर में एक कुत्ता है और तुमने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे यह बताओ कि वह कुत्ता किस रंग का है? यह सवाल सुनते ही इस मर्द के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में मौजूद सब लोग उसे मूक नजरों से देखने लगे। बादशाह भी उस पर हलचल मचा रहा था, गहरी निगाह डाले हुए था। जब उसने जवाब न दिया तो बादशाह ने 2 सख्त लहजे में कहा, बोलो, वह कुत्ता किस रंग का था? बादशाह के दोबारा पूछने पर वह आदमी गबड़ा गया और लड़खड़ाते हुए बोला, बादशाह सलामत, वह कुत्ता सफेद रंग का था। यह जवाब सुनते ही दरबार में एक खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सोच में उस शख्स को घूरना शुरू कर दिया। बादशाह ने पहले आदमी का जवाब सुनकर सर हिला दिया और उसे बाहर भेजकर दूसरे आदमी को बुलाया। जब उससे यही सवाल किया गया तो उसने कहा कि कुत्ता खाकी रंग का है। बादशाह ने फिर सर हिलाया और कहा, ठीक है। मगर दरबार में मौजूद लोग इल्ज भरी नजरों से बादशाह को देख देख रहे थे। जब तीसरे आदमी से यही सवाल किया गया तो उसने कहा, कुत्ता मेहंदी रंग का है। इसके बाद चौथे आदमी से पूछा गया तो उसका कहना था, कुत्ता काला रंग का है। यह सुनकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कुत्ते को दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म की फौरन तामील हुई और चारों मर्दों को एक बार फिर दरबार में कतार में खड़ा कर दिया गया।
थोड़ी देर बाद सिपाहियों के हमराह वह कुत्ता दरबार में लाया गया। कुत्ता ना खाकी रंग का था, ना सफ़ेद, ना काला, और ना ही मेहंदी रंग का, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका कुत्ता हर रंग का बनाया था। कुत्ते को देखकर वह चारों मर्द कान आंकने लगे। उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। बादशाह ने उस औरत की जानिब देखा जो पुता असर नज़रों से बादशाह को देख रही थी। इस बार बादशाह ने औरत से पूछा, तुम्हारा कहना है कि तुमने उस कुत्ते के साथ कोई बुरा अमल नहीं किया, तो फिर मुझे यह बताओ कि यह चार मर्द तुम पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? औरत ने भरी हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो अपने घर में रहने की आदी हूँ। मैं कभी भी किसी गैर मर्द से ना बाहर मिलती हूँ और ना ही बात करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यह चारों मर्द मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है जिसकी वजह से यह लोग मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और लोग इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। औरत के अल्फाज सुनते ही दरबार में सूना सा छा गया। बादशाह ने गहरी सोच में चारों मर्दों को घूरा और औरत मुसलसल रोए जा रही थी, और फिर बादशाह को कहने लगी, गैर ज़रूरी वजह से बाहर नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे आने जाने पर आवाज़ें कसते थे। मैं जानती थी कि मेरा अकेले इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे सर पर न भाई का साया है, न वालिद का, और अब तो शौहर का भी साया मेरे सर पर नहीं है। तो इसीलिए मैंने अल्लाह से लो लगा ली। मैं अपने हर राज और नयाज अल्लाह से करने लगी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया जिससे मैं किसी गुनाह में मुब्तला हो जाती। बहुत से लोग मेरी परहेज गाड़ी को देखकर मुझे इज्जत देने लगे। पहले जो लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे, वो लोगों ने भी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे बाकी हैं जो औरत को सुकून की ज़िंदगी मयस्सर नहीं होने देते, और उन्हीं लोगों में यह चार आदमी भी शामिल हैं। बादशाह मुअज्जम शौहर की ज़िंदगी में तो मैंने कभी भी घर के बाहर कदम नहीं रखा। मेरे सारे काम वहीं करते थे। मैं घर के अंदर रहकर उनकी देखभाल करती थी और उनके घर का ख्याल रखती थी। लेकिन जब मेरे शौहर का इंतकाल एक मूजी मर्ज की वजह से हो गया, तो मैंने खुद को घर के अंदर ही कैद कर लिया। घर की चार दीवारों के अंदर ही रहने लगी और अल्लाह की इबादत करने लगी। फिर अचानक से बहुत ही ज़रूरी काम की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। अपने काम से फारिग होकर जब मैं वापस घर की तरफ लौट रही थी, तो रास्ते में मुझे यह एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिला जो कि ज़ख्मी हालत में था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी पानी का इंतज़ाम नहीं था और इसको शायद प्यास लगी थी। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस जानवर को उठाया और अपने घर ले आई। मैंने इसकी देखभाल की, उसके ज़ख्म पर मरहम लगाए। आहिस्ता आहिस्ता यह को ठीक होने लगा और मुझे हिल गया। इसके घर में आने से मेरा दिल भी लगने लगा था। मैं जब अपनी इबादत से फारिग होती तो उसके साथ भी अपनी दिल की बातें किया करती। ऐसा लगता था कि यह कोई इंसान हो और मेरी बातों को सुनता हो। यह भी मेरी तरह घर में ही रहता था और घर से कभी बाहर नहीं निकलता था। फिर अचानक एक मर्तबा मुझे किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। जाहिर है घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे खुद ही घर से निकलना पड़ता था। जब भी मैं बाजार के रास्ते से जाती तो यह चारों आदमी रास्ते पर खड़े होकर मुझ पर आवाज़ें कसते, और एक मर्तबा तो हद हो गई। यह लोग मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। मैं डर गई और भागती हुई अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे घर के अंदर से भी उनके हंसने की आवाज़ें आ रही थीं, और बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। मैं जब कभी भी घर से बाहर निकलती, ये लोग मुझसे बदतमीज़ी करते, मुझ पर आवाज़ें कसते, और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं घर में उस कुत्ते के साथ ही थी जब अचानक एक रोज़ मेरे घर पर एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे आपके साथ वक्त गुजारना है। इस आदमी की आवाज़ सुनकर मैं खौफज़दा हो गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है। मैंने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया कि यहाँ कोई तवायफ का कोठा नहीं खुला हुआ है जिसमें तुम्हें वक्त गुजारना है। बादशाह सलामत, मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था कि वह कौन है। यकीनन वह चारों मर्दों में से कोई एक आदमी था। अगले रोज़ भी एक और आदमी मेरे दरवाजे पर आया और इसी अंदाज में दरवाजे पर दस्तक देते हुए मुझे दावत गुनाह देने लगा और कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ।
اگر آپ کو اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی بھی دولت چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون آدمی ہے۔ میں دروازے کے قریب آئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں کوئی غلط کام آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی میرے اس جواب میں کہنے لگا، مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری پہلے ہی شادیاں ہو چکی ہیں، میری 4 بیویاں موجود ہیں، اور وہ دہیج میں بہت مال اور دولت لائی ہے۔ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو میری زندگی پتھر ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بہت دولت سے نواز دوں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اسے انکار کر دیا اور دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ بادشاہ معظم۔ اب میں باہر جانے سے بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اللہ کے سامنے جارو قطار کے ساتھ رو کر دعا کرتی تھی اور غیبی مدد مانگتی تھی تاکہ میری ان آدمیوں سے جان چھوٹ جائے۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر کے سامنے لوگوں کا رشیہ لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ میرے گھر پر پتھر کی بارش کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تم جانی عورت ہو، تم طوائف ہو، نہ جانے کن کن طرح کی باتوں سے نوازا تھا۔ میرا گھر سے باہر نکلنا عذاب ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت، یہ سب کہتے ہوئے ایک بار پھر ہچکیاں سے رونے لگی۔ اس کے رونے کو دیکھ کر بادشاہ نے ان 4 مردوں کی طرف دیکھا جو اس عورت کو روتا دیکھ رہے تھے۔ ان مردوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ لوگ ہچکچاہٹ، بادشاہ سلامت، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کا ہنسی مذاق ہے۔ تبھی بادشاہ سلامت ان مردوں کی یہ بات سن کر جلال میں آ گیا اور کہا کہ جھوٹ یہ عورت نہیں، جھوٹ تم بول رہے ہو۔ جب دربار میں وہ کتا آیا تو وہ 4 مرد اور گاؤں والے سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ کتے کا رنگ جو ان مردوں نے بتایا تھا وہ اس رنگ کا نہیں تھا۔ 4 مرد اب سمجھ چکے تھے کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ کے سامنے گڑ گڑا لگے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیجیے۔ لیکن بادشاہ نے ان کی طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا کہ تم نے ایک پاک صاف عورت کو بدک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تم لوگ خود اپنے منہ سے اپنی سچائی بتاؤ گے یا میں تمہیں سیدھا سزا سنا دوں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، بادشاہ سلامت، رحم کیا جائے۔ بادشاہ سلامت، ہماری نیت میں کھوٹ تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عورت جوان ہے اور بیوہ ہے، اس کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں اور دکھنے میں بھی یہ خوبصورت تھی، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم نے کئی بار اس سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن وہ نیک تھی، اس نے ہمیں ہر بار انکار کیا۔ ایک دن جب میں اس کے گھر رات گزارنے کا پیغام لے کر گیا تو مجھے اس کے گھر میں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا کہ یہ عورت گھر میں اکیلی نہیں رہتی، بلکہ اس کے ساتھ ایک کتا بھی رہتا ہے۔ تبھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عورت کو اس کتے کے ساتھ بدکا کرنے کے آروپ میں پورے گاؤں بھر میں بدنام کر دوں، کیونکہ یہ میری بات تو مان ہی نہیں رہی۔ اسے اسی طرح سے سبق سکھایا جائے۔ تبھی میں اور میرے ان 3 دوستوں نے مل کر اس نیک عورت کو گاؤں میں بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ عورت ایک کتے کے ساتھ گھر میں رہتی ہے اور وہ کتے کے ساتھ ہے، اپنی ناجائز ہوس کو پورا کرتی ہے۔ گاؤں والے بھی ہماری باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس عورت کو بدک کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت، ہمیں معاف کر دیں، اور اے عورت تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ غلطی گناہ سے کم نہیں، اور اس کی معافی بھی صرف اور صرف موت ہے۔ تم نے ایک پاک اور صاف عورت پر بدکا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ان 4 مردوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ ان مردوں کو الٹا لٹکایا گیا اور گاؤں والوں نے ان آدمیوں کو پتھر مار مار کر ہلا کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور جھوٹے الزامات سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر بری باتوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور انصاف کی راہ پر چلنے کی ہمت دے۔ آمین۔